शास्त्रीय प्रशासनिक विचारधारा के एक और विचारक हैं जिन पर अब हम बात करेंगे। इसी विचारधारा के फेयोल, वेबर, टेलर आदि पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। लूथर गुलिक भी इसी परंपरा के एक विचारक हैं। ये जापान में पैदा हुए थे, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है मोस्टली न्यूयॉर्क रहा है। यहाँ पर ये एक प्रशासक के तौर पर भी कुछ साल इन्होंने काम किया है और एक रिसर्च वर्कर के तौर पर भी काम किया है। तो इनका अनुभव बहुत तरह के संगठनों में काम करने का था। औद्योगिक संगठनों में भी ये रहे हैं, सैनिक संगठनों में भी रहे हैं और सामान्य प्रशासन में भी ये हिस्सा रहे हैं। तो इतने सारे संगठनों की अलग अलग कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के बाद इन्होंने जो है प्रशासन के क्षेत्र में अपने कुछ सिद्धांत बताए थे, जिसकी वजह से ये लोग प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध विचारक और एक प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इनके ज़्यादातर काम जो हैं लिंडल उर्विक नामक एक और विचारक के साथ मिलकर आते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो 1937 में आई थी उसका नाम था पेपर्स ऑन साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये भी प्रशासन के कार्यों को एक विज्ञान की तरह मानते थे और इस पर इन्होंने अपने विचार रखे थे। लिंडल उर्विक के साथ ही ये बुक भी इनकी आई थी 1937 में और ये बुक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने हेनरी फेयोल की तरह ही अपने प्रशासन के सिद्धांत दिए हैं, संगठन के सिद्धांत दिए हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रशासन के क्षेत्र में जब बात करें तो ये संगठन की औपचारिक संरचना में अपना विश्वास रखते थे। जितने भी शास्त्रीय विचारक हुए हैं उनमें ये सब खास बात मिलती है कि वो संगठन को औपचारिक संरचना मानते हैं, उसमें मानवीय तत्व की कमी पाई जाती है। ये मानवीय तत्व को महत्व नहीं देते हैं जितने भी शास्त्रीय विचारक हैं। लूथर गुलिक भी उसी कड़ी में एक और विचारक है। दूसरा जो शास्त्रीय विचारकों की विशेषता होती थी वो थी कि वो मितव्ययिता और उसके अलावा दक्षता, इन दो चीज़ों पर फोकस करते थे। जैसे हमने टेलर के केस में भी देखा, उत्पादन बढ़ाना उनका लक्ष्य है। फेयोल के केस में भी देखा, उन्होंने संगठन के नियम बनाए, उन सब नियमों का लक्ष्य भी यही था कि उत्पादन बढ़े, लाभ बढ़े, दक्षता बढ़े। तो इसी तरह से लूथर गुलिक के भी जो है सिद्धांत थे। या कोई भी शास्त्रीय विचारक अगर हम लोक प्रशासन के क्षेत्र से उठाकर देखेंगे तो ये मूल तत्व उनकी विचारधाराओं में जरूर हमें देखने को मिलते हैं। लूथर गुलिक भी उसका कोई अपवाद नहीं है। तो हम सीधा आते हैं इनके सिद्धांतों पर। ये हेनरी फेयोल से बहुत प्रभावित थे। हेनरी फेयोल जिन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे प्रशासन के संगठन को चलाने के लिए, उसी तरह से इन्होंने भी उससे प्रभावित होकर लेकिन अपने अलग विचार जो हैं 10 सिद्धांतों में पिरोकर इन्होंने हमारे सामने रखे। ये जो 10 सिद्धांत हैं इनके पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल हैं और लोक प्रशासन के जितने भी अध्ययन होते हैं उनमें लूथर गुलिक के सिद्धांत भी पढ़ाए जाते हैं। तो अब इन सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो है कार्य का विभाजन। हेनरी फेयोल ने भी इसे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना था। कार्य के विभाजन पर पहले भी बात हो चुकी है। बड़े जटिल प्रकार के काम को छोटे हिस्सों में बांट देना और प्रत्येक हिस्से को किसी विशिष्ट व्यक्ति से करवाना ताकि वो उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ले, दक्षता हासिल कर ले, जिससे क्या होगा, काम की स्पीड बढ़ेगी, खर्च कम आएगा और अल्टीमेटली उत्पादन बढ़ेगा। एक और महत्वपूर्ण और मौलिक योगदान जो है गुलिक का वो ये था कि संगठनों में जो विभाग बनाए जाते हैं उसके इन्होंने 4 आधार बताए थे। इनका 4P का नियम, अंग्रेजी में जो P लेटर होता है उस P से इन्होंने 4 शब्द गढ़े थे जिसके आधार पर संगठनों में विभागों का निर्माण किया जाना चाहिए। पहला P था इनके हिसाब से पर्पस, दूसरा P था इनके हिसाब से पर्सन, तीसरा P था इनके हिसाब से प्रोसेस और चौथा P था इनके हिसाब से प्लेस। इन 4 अलग अलग आधार पर संगठनों का या संगठन के विभागों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत इनका था पद सोपान का सिद्धांत। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सरल सिद्धांत है, पहले भी इसकी व्याख्या की जा चुकी है। सत्ता का प्रवाह, सत्ता का फ्लो, कहाँ से, हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ। ये एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है, ये पिरामिड की शेप में भी हो सकता है
और ये मल्टीपल डाउनलाइंस की शेप में भी हो सकता है। इस सब को ही पद सोपान कहा जाता है। लोक प्रशासन की जब बात आती है, पद सोपान सबसे सिंपल कंसेप्ट जो सबसे पहले माइंड में आता है, एटलीस्ट मेरे माइंड में तो आता ही है। इस पद सोपान को लूथर गुलिक समन्वय का एक साधन भी मानते थे। उनका मानना था कि संगठन में अगर पद सोपान रहेगा तो चीज़ें अपने सही क्रम में रहेंगी, अपने सही ऑर्डर में रहेंगी, जो समन्वय के लिए आवश्यक है। चौथा इनका सिद्धांत था, समन्वय के लिए ही इन्होंने पद सोपान के अलावा एक और सिद्धांत दिया, सचेत समन्वय का। सचेत समन्वय का अर्थ है ऐसा समन्वय जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादातर जगह क्या होता है, संगठन की जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, संगठन के क्रियाकलाप आप जिनको कहते हैं, वो एक बार शुरू में समझा दिए जाते हैं। सभी लोग जो उसका हिस्सा हैं, कर्मचारी, अधिकारी, वो मान लेते हैं कि उन्हें सब समझ में आ गया और उसके बाद वो अपने कामों को करना शुरू कर देते हैं। थोड़े समय के बाद वो सब नियम भुला दिए जाते हैं। रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोई ध्यान नहीं रखता है कि समन्वय करना ज़रूरी है भी या नहीं। लेकिन गुलिक का मानना था कि समन्वय को सचेत भाव से रखना चाहिए, हमेशा उसके बारे में बात करते रहने चाहिए। हर थोड़े समय के बाद कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ये देखने के लिए कि समन्वय ठीक से बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना हुआ है तो उसके लिए प्रयास जो है वो फिर से रिपीट किए जाने चाहिए, ताकि समन्वय को भुलाया ना जा सके। एक और तरीका इन्होंने बताया है, अगर समन्वय तब भी नहीं सेटल हो रहा है तो समितियों द्वारा समन्वय किया जाना चाहिए। इसके लिए इनका सुझाव था कि कुछ खास 3-4 लोगों की एक समिति बना दी जाए। वो समय समय पर रिव्यू करे कि संगठन किस दिशा में जा रहा है, उसमें सामंजस्य की मात्रा सही है या नहीं। अगर सामंजस्य बढ़ाने की आवश्यकता है तो क्या सुझाव दिए जाएं या क्या कदम उठाए जाएं। तो ये 3 इन्होंने कुल मिलाकर समन्वय के पॉइंट्स बता दिए। पद सोपान, तो इससे पहला हमने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था, सचेत समन्वय और समिति द्वारा समन्वय। अगला इनका सिद्धांत था विकेंद्रीकरण का। सत्ता को अलग अलग स्तर में बांटना, ताकि एक तो केंद्र के ऊपर से कार्य का जो बोझ है वो कम किया जा सके, और दूसरा निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं उन्हें भी महत्वपूर्ण अपने आप को समझने का अवसर मिल सके। इसके लिए इन्होंने विकेंद्रीकरण को आवश्यक माना था। अगला इनका सिद्धांत एक और वर्ल्ड फेमस संगठन का सिद्धांत कहा जा सकता है, आदेश की एकता। इसके बारे में मेरे हिसाब से दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को एक सोर्स से ही आदेश मिलना चाहिए, बस इतना ही है आदेश की एकता में, और समझे तो बहुत ज़्यादा है। स्टाफ व सूत्र का जो सिद्धांत था, एक जो लाइन एंड स्टाफ वाली हम डिफरेंशिएशन देखते हैं कर्मचारियों के जो समूह है उसमें, वो भी इन्होंने ही सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टाफ कर्मचारी वो जो परामर्श देते हैं, और सूत्र कर्मचारी वो जो नीति का एक्चुअल में क्रियान्वयन करते हैं, वास्तव में क्रियान्वयन करते हैं। तो ये 2 तरह के कर्मचारियों के समूह इन्होंने बताए थे। स्टाफ और सूत्र के ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकता है। प्रत्यायोजन या डेलीगेशन का मतलब है, अब अधिकारियों ने बोल दिया कर्मचारियों को कि आप काम कीजिए, लेकिन अगर इसके साथ सत्ता भी जोड़ दी जाए, उन्हें अधिकार भी दे दिया जाए कुछ मामलों में निर्णय लेने का, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से ढालने का, कुछ नियम कानून अपने अनुसार बनाने का, तो वो कार्य और सत्ता जब निचले स्तर को मिलते हैं तो उसे कहा जाता है सत्ता का प्रत्यायोजन। अगला इनका जो आखिरी सिद्धांत था वो था नियंत्रण का क्षेत्र। ये भी आज के समय में संगठन के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, देशों के अलग अलग प्रशासन का आकार बढ़ रहा है, उनके कामों की प्रकृति भी बदलती जा रही है। तो ये प्रश्न बार बार उठता है कि एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों पर अपना कंट्रोल कर सकता है, कितने कर्मचारियों को आदेश दे सकता है, या अलग शब्दों में कहें तो एक अधिकारी के नीचे कितने कर्मचारी काम करने चाहिए। इसे नियंत्रण का क्षेत्र कहा जाता है। लूथर गुलिक ने नियंत्रण का क्षेत्र परिभाषित करने के लिए बहुत जोर दिया था कि इसके लिए उन्होंने ग्रेकुनाज मॉडल का यूज़ किया था। ग्रेकुनाज ने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर कितने कर्मचारियों पर एक उच्च अधिकारी नियुक्त होना चाहिए ताकि संगठन में नियंत्रण की हानि ना हो।
तो उस मॉडल पर आधारित अपने नियम में इन्होंने नियंत्रण के क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है, लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने माना है। यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है लोक प्रशासन सब्जेक्ट में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीट होते रहते हैं उनमें विचारक सबसे इम्पोर्टेंट है। विचारक और उनकी पुस्तकें उसी कड़ी में ये 5वां वीडियो है जो हम लूथर गुलिक के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। रिवीजन टाइप में ये वीडियो चल रहे हैं, सभी बातों पर पूरी डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा रहा, सिर्फ कुछ मुख्य बिंदुओं को, कुछ मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन का एक और बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत या नियम पोस्ट कॉर्प का नियम लूथर गुलिक की ही देन है। ये नियम प्रशासनिक क्रियाओं पर बात करता है। जिस तरह से हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक क्रियाओं के लिए पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया था, जो 5 उन्होंने महत्वपूर्ण क्रियाएं मानी थी प्रशासनिक क्रियाओं में, लूथर गुलिक ने उनकी संख्या जो है वो 7 रखी है। इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि प्रशासन का संबंध कार्य को पूरा किए जाने से है, यानी प्रशासन के पास अपने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करना ही प्रशासन का मुख्य कार्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ खास तरह का जो एक वर्किंग मॉडल होना चाहिए, एक खास तरह का वर्किंग पैटर्न होना चाहिए। उस पैटर्न को इन्होंने प्रशासनिक क्रियाओं का नाम दिया है और उन प्रशासनिक क्रियाओं के 7 अलग अलग रूप इन्होंने बताए हैं जो इस पोस्ट कॉर्प सिद्धांत में हम देखने को मिलते हैं। तो इसमें P से प्लानिंग बनता है, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से बनता है स्टाफिंग, D से बनता है डायरेक्टिंग, CO यानी कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B से मतलब है बजटिंग। थोड़ा शॉर्ट में इनके बारे में बता देते हैं। प्लानिंग यानी योजना बनाना, ठीक वैसे ही जैसे हेनरी फेयोल ने P प्लानिंग का बताया था कि कार्य शुरू करने से पहले उसकी योजना होनी चाहिए ताकि उसे ठीक दिशा में रखा जा सके। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का निर्माण करना, वही मानवीय और भौतिक जो दोनों तत्व होते हैं संगठन के, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना ऑर्गेनाइजेशन हो गया। स्टाफिंग का अर्थ है कि जो संगठन बनाया जाएगा उसमें कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगी, कोई अधिकारी कितने कर्मचारियों को आदेश देगा, उनसे किस तरह का काम करवाएगा, उनके अलग अलग पद और उनके अलग अलग सैलरी वगैरह डिसाइड करना, ये स्टाफिंग में आता है। डायरेक्टिंग का अर्थ है निर्देश देना। अब जो काम करवाए जाने हैं उसे कार्य का विभाजन सिद्धांत को अपनाते हुए अलग अलग हिस्सों में बांटकर और उन हिस्सों को अलग अलग लोगों को असाइन करना, ये डायरेक्टिंग का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। अब क्योंकि लूथर गुलिक ने भी समन्वय को इतना महत्वपूर्ण माना है, उन्होंने 3 अलग अलग तरीके भी दिए हैं समन्वय के, तो समन्वय को उन्होंने प्रशासनिक क्रियाओं में भी एक महत्वपूर्ण क्रिया माना है। बिना समन्वय के सारे प्रयास व्यर्थ होते हैं, इसीलिए समन्वय जो है समय समय पर होना चाहिए। रिपोर्टिंग यानी कि जितना भी काम किया गया है, अब क्योंकि यहाँ प्रशासन में अर्थ लोक प्रशासन से लगाया जा रहा है, तो जनता के प्रति सरकारों का कर्तव्य भी बनता है कि वो अपने किए गए काम का लेखा जोखा सामने रखें। इसीलिए रिपोर्टिंग को उन्होंने एक महत्वपूर्ण तत्व माना है प्रशासनिक क्रियाओं का। जितना भी काम किया गया है उसे मासिक या फिर वार्षिक किसी भी एक आधार पर उसकी रिपोर्ट्स तैयार करना, उसे निम्न अधिकारियों से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना और वहां से उसे संसद में या पब्लिक के सामने, जनता के सामने रखा जाता है। इसे उन्होंने रिपोर्टिंग माना है। बजटिंग जो लास्ट पॉइंट है, अब जिस तरह से वित्तीय क्रियाओं को हेनरी फेयोल ने भी महत्वपूर्ण क्रिया माना था, उसी वित्तीय क्रियाओं के प्रबंधन के लिए बजटिंग को इन्होंने एक और प्रशासनिक महत्वपूर्ण क्रिया माना है। बजटिंग का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, किसी भी योजना में कितना धन लग जाएगा और उस धन का जो है अरेंजमेंट, उस पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, और जो योजनाएं चल रही हैं उन पर किए गए खर्च का हिसाब किताब रखना, ये सब बजटिंग में आता है। तो पोस्ट कॉर्प सिद्धांत बहुत ही सिंपल सा है। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्शन करना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते रहना समय समय पर, और बजटिंग यानी कि बजट की व्यवस्था करना। तो लूथर गुलिक का जो ये काम है, 10 इनके सिद्धांत और एक पोस्ट कॉर्प का रूल, ये सबसे फेमस इनके सिद्धांत है। इनकी एक बुक जो पब्लिश हुई थी 1937 में, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो लिंडल ओरविक के साथ इन्होंने मिलकर लिखी थी।
अब बात करते हैं आलोचना की, तो किसी भी अन्य विचारक की तरह इनकी भी भरपूर आलोचना हुई है, और जो जिन मुख्य बिंदुओं पर इनकी आलोचना की गई है वो हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली आलोचना पोस्टकोप सिद्धांत की हुई है, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रसिद्ध बातों की आलोचना करना भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। हर समय ऐसा होता है, चाहे वो पहले का समय रहा हो या आज का समय हो। तो लेविस मेरियम एक विचारक थे, उनका मानना था कि जो पोस्टकोप है ना, जिसे इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जा रहा है, वो तो सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि निर्जीव तत्वों की ही बात करता है। वो संगठन किस आधार पर बना है, संगठन की खुद का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। यानी इनडायरेक्टली कहें तो लूथर गुलिग ने जो सिद्धांत सभी संगठनों के लिए कॉमन दिया था, उसे ये किसी एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट संगठन के बारे में जानना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था, क्योंकि पोस्टकोप का सिद्धांत एक जनरल सिद्धांत के तौर पे बनाया गया था कि हर एक संगठन उसे अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकता है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। पर मेरियम का मानना था कि इसे उस संगठन के सब्जेक्ट मैटर पर भी बात करनी चाहिए थी। अगला इनकी आलोचना का पॉइंट था मानवीय तत्व का अभाव। अब एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, वीडियो की शुरुआत में भी मैंने बोला, जितने भी शास्त्रीय विचारक हैं उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उत्पादन हुआ करता था, और उनके काम करने का तरीका ये था कि वो संगठन की औपचारिक संरचना को, औपचारिक संरचना मतलब जो संरचना कागजों में लिख दी गई बिल्कुल वैसी ही, उससे ना तो लेफ्ट जाना ना राइट जाना, यानी कि एक ठोस आधार पर काम करने को ही सही मानते थे जितने भी शास्त्रीय विचारधारा के विचारक हैं। तो सबकी आलोचना का ये पॉइंट आपको कॉमन मिलेगा कि उसमें मानवीय तत्व का अभाव है, क्योंकि जहाँ संगठन को महत्व दिया जाएगा, जहाँ औपचारिकता को महत्व दिया जाएगा, वहाँ मानवता को साइड में रखना ही पड़ता है। आप किसी भी संगठन में किसी भी नियम में इस चीज़ को लागू करके देख सकते हैं। अगला जो आलोचना का इनका बिंदु था वो था पद सोपान व्यवस्था के दोष। अब जितना ज़्यादा पद सोपान पर बात की गई है उससे कहीं ज़्यादा इसके दोषों पर बात कर ली गई है। सबसे बड़ा दोष इसका यही है कि इसमें समय बहुत लगता है, एक से दूसरे स्तर तक सूचनाओं को जाने में, उनका जवाब आने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा ये खुद भी औपचारिकता को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप को फॉलो करना होता है पद सोपान में, तो वो अपने आप से ही एक औपचारिक जो है रूप धारण कर लेती है। ये पद सोपान के दोष थे, जिसे हम गुलिक के दोष नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन्होंने पद सोपान को बहुत महत्वपूर्ण माना है, और सिर्फ गुलिक ही नहीं, आज चाहे कोई भी हो, चाहे इनका आलोचक हो चाहे इनका समर्थक हो, पद सोपान के बिना कोई भी संगठन ना तो हमें चलता दिखाई दिया है और ना ही उसका कोई विकल्प आज तक सामने आया है। अगला जो आलोचना का बिंदु हो ये है कि इन्होंने जो विभागीकरण के आधार बताए थे, कि जो 4 आधार थे ना, 4 P, वो पूरा ब्यौरा नहीं देते हैं। जब हम व्यवहार में देखें तो कोई भी संगठन ऐसा नहीं हो सकता जो सिर्फ व्यक्तियों पर आधारित हो, सिर्फ किसी स्थान के लिए काम करता हो, सिर्फ किसी एक उद्देश्य को लेकर चलता हो, या फिर सिर्फ किसी एक प्रक्रिया पर आधारित हो। व्यवहार में हर संगठन को इन चारों ही तत्वों को कम ज़्यादा मात्रा में महत्व देना होता है, और ये चारों ही तत्व हर तरह के संगठन में, हर तरह के विभाग में उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए ये 4 आधार जो इन्होंने एकदम ठोस तरह से बोल दिए थे, वो उतने ठोस नहीं हैं, वो उतने विशिष्ट नहीं हैं जितना कि बताया जाता है। ये इनकी आलोचना का एक और बिंदु है। तो हमने लूथर गुलिक का सिद्धांत देखा, 10 उनके सिद्धांत देखे, उनका पोस्टकोप का नियम भी देख लिया और उनकी आलोचना भी देख ली। हालांकि बाद में क्या हुआ था, इस आलोचना की वजह से या वैसे भी समय के साथ उन्होंने जो अपना बाद का जितना भी लेखन था ना, वो प्रशासन में मानवीयता पर ध्यान देने के लिए, मानवीय तत्व पर ध्यान देने के लिए इन्होंने अपने कुछ और नियम बनाए थे, कुछ और बातें भी की थी, कुछ और व्याख्यान भी दिए थे। यानी ऐसा हो सकता है कि इनके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आ गया हो। नवशास्त्रीय सिद्धांतों में भी ऐसा ही परिवर्तन आया था। जितने भी शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक थे उनमें और नवशास्त्रीय सिद्धांत के समर्थकों में इतना फर्क था कि इसमें एक मानवीय तत्व जो है वो बढ़कर सामने आया था। नवशास्त्रीय विचारधारा के एक महत्वपूर्ण
लेखिका और एक क्रांतिकारी जिन्हें विचारक माना जाता है, MP फॉलेट। इस पर हमारा अगला वीडियो आने वाला है। तब तक आप अपने UGC नेट की अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।